हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज पाठक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। इस सीरीज में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कोर सब्जेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये डिस्कशन काफ़ी डिटेल में होगा और ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए, गेट एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो पहला सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमको पहले से पता होने चाहिए, उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वो प्री रिक्विजिट्स जो है वो है, पहला है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल है नील्स बोहर का मॉडल। और तीसरा है पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। एनर्जी बैंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनके बेसिस पे हम किस तरह से जो मटेरियल्स हैं हमारे, हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है रदरफोर्ड का मॉडल, दूसरा है नील्स बोर का मॉडल और तीसरा है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारा जो एटम है उसका मैक्सिमम मास या सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में रहेगा और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में चक्कर काटेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। नाउ द प्रॉब्लम विद रदरफोर्ड मॉडल इज प्रॉब्लम, रदरफोर्ड मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये आई थी कि रदरफोर्ड मॉडल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काटेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर हम लोग डिस्कस करें तो कोई भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है यानी कि वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है तो वो रेडिएट करता है एनर्जी को। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो छोटी होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन इन द एंड जो है वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा और हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, पहली प्रॉब्लम रदरफोर्ड मॉडल के साथ ये थी। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम लोग डिस्कस करें तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो लगातार छोटी होती चली जा रही है तो इसके कारण जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है कॉन्टिन्यूअस होगा, कहने का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन रियल लाइफ में जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालिसिस करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें डिस्क्रीट मिलती हैं, यानी कि हमें जो एटम से जो फ्रीक्वेंसी निकलती हुई दिखाई देती हैं जिसका हम एनालिसिस करते हैं वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक्स थे, उनको ओवरकम करने के लिए नील्स बोहर ने एक अपना मॉडल सजेस्ट किया। उनका कहना यह था कि बेशक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हर ऑर्बिट जो है वो हर ऑर्बिट में चक्कर नहीं काट सकता। हर ऑर्बिट उसके लिए नहीं बनाई गई है, उसके लिए सिर्फ वही ऑर्बिट्स बनाई गई हैं या वही ऑर्बिट्स में वो चक्कर काट सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और n आपका इंटीजर है। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r है रेडियस उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें, पहली चीज तो ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होगा और उसका क्वांटाइजेशन किस तरह से होगा, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दूसरी चीज नील्स बोर्स ने ये डिस्कस की कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, एक तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उस
ऑर्बिट में चक्कर काटते समय उससे कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, यानी उसकी एनर्जी जो है वो वहां से रेडिएट नहीं करेगा, यानी कि इस ऑर्बिट को हम लोग बोल देते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये दो चीजें। तीसरी चीज उन्होंने जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी उनको एक्सप्लेन कैसे किया है। उनका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है अगर वो स्टेबल ऑर्बिट में है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप कर रहा है या एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में किसी तरह एक्साइट होकर चला गया है, यानी फोटो एक्साइटेशन है, या फिर हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो एक्साइटेड होकर दूसरी अगर किसी भी स्टेट में चला जाता है तो उनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेडिएशन होता है। कहने का मतलब यह है, यह आपका न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो यहां आ गया, या फिर इलेक्ट्रॉन पहले यहां हुआ करता था, यहां से अगर इस ऑर्बिट में आएगा तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को अगर हम लोग प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। ठीक है, यानी HF या H न्यू बोल दीजिए E2 माइनस E1, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, E2 माइनस E1 अपॉन प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू के बराबर होगी, वो E2 माइनस E1 अपॉन H के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो नील्स बोर ने डिस्कस की। नील्स बोर का मॉडल, हालांकि अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो नील्स बोर का मॉडल वहां पर फेल हो जाता है। ठीक, तीसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, या फिर वो सेम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपन को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देखिए, अगर एटम आइसोलेटेड है तो वो खुद में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स को एक साथ लाते हैं मटेरियल फॉर्म करने के लिए तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल फॉर्मेशन के समय क्या होता है, और जो नॉर्मल हमारा आइसोलेटेड एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। सबसे पहले हम आइसोलेटेड एटम का केस देखते हैं। आइसोलेटेड एटम है, एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहां कहां से फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। सबसे पहले तो प्रोटॉन इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक टाइप से। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रॉन अपने वेट की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, प्रोटॉन भी अपने वेट की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होगी, इसके कुछ क्वांटम नंबर्स होंगे। क्वांटम नंबर्स बेसिकली हम लोग इन नंबर से डिसाइड करते हैं, N, L, M और S। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की पार्टिकुलर एनर्जी लेवल होगी। ठीक है, इसी टाइप से कहीं दूर अगर हमने एक और एटम रखा हुआ है, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, चूंकि अब ये दोनों एटम्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम मटेरियल को फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जब हम मटेरियल को फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं। जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ इस न्यूक्लियस की वजह से ही फोर्स नहीं होगा, इस न्यूक्लियस की वजह से भी फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फोर्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, इनके पूरा उनके बीच में ओवरलैप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आइसोलेटेड एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो
एनर्जी लेवल्स थे वो डिस्क्रीट हुआ करते थे। जैसे ही हम दूसरे एटम को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी न्यूक्लियस का भी फोर्स लगेगा, दूसरे न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा, एक और अगर हम एटम यहाँ पर ले आते हैं तो उसका भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन रहा है अगर, तो फिर हमें क्या देखना होगा कि हमें ये देखना होगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम ना हो, या फिर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, चूंकि मटेरियल फॉर्म हो रहा है, मटेरियल फॉर्म होने का मतलब है कि बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, मटेरियल एक या दो एटम से फॉर्म नहीं हो सकता, तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। स्प्लिट होने का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हमारा एनर्जी लेवल हुआ करता था एक सिंगल लाइन, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर, तो अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा s ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जो 2s ऑर्बिटल है पूरा भरा हुआ है। 2p ऑर्बिटल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें अभी तक 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर हम n नंबर्स ऑफ एटम्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो यहां पर 4n स्टेट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब ये 2 ऑर्बिटल जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम मटेरियल्स को एक दूसरे के या एटम्स को एक दूसरे के पास लाते चले जाते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा जो बैंड पहले डिस्क्रीट हुआ करता था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास सिंगल एनर्जी लेवल हुआ करता था, अब चूंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गई है तो वो एनर्जी लेवल्स बहुत पास पास आ जाते हैं। ठीक है, रहते वो डिस्क्रीट टाइप की हैं, लेकिन वो बहुत पास पास आ जाते हैं। इस वजह से अपने को लगता है कि यहाँ पर एक बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक तरह से कॉन्टिन्यूस एनर्जी टाइप का बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब जैसे जैसे हम एटम्स को और पास लाते चले जा रहे होते हैं तो हमारी जो 4n स्टेट होती हैं यहां पर वो सारी एम्प्टी रहती हैं, और ये 4n स्टेट जो है वो पूरी तरह से भरी हुई होती हैं, फिल्ड होती हैं, और इनके बीच में जो गैप रहता है उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। फॉरबिडन गैप, ये बेसिकली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से जो डिस्क्रीट लेवल हुआ करते थे वो डिस्क्रीट लेवल एक बैंड का शेप ले लेते हैं। बैंड का शेप लेने का मतलब बेसिकली ये है, क्योंकि बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो बैंड हमारे स्प्लिट होते चले जा रहे हैं। तो जो 4n स्टेट्स एम्प्टी होती हैं और इसको हम लोग हायर स्टेट्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो 4n स्टेट्स फिल्ड होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड, और उनके बीच का जो गैप होता है जिसमें कोई भी स्टेट नहीं होती है, कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अब इसी का यूज हम लोग करेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर्स में कुछ कंडीशंस के साथ फ्लो होती है, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं उनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनके आउटर शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है जस्ट कि कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी होता है और बैलेंस बैंड हमारा फिल्ड होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड ये हो गया और ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड। ठीक है, और ये है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है,
ये फील्ड होता है बैलेंस बैंड हमारा 0 केल्विन पे, ठीक है। चूंकि ये 0 केल्विन पे फील्ड है और यहाँ पर जितनी भी स्टेट थी वो सारी ऑक्यूपाइड है और यहाँ पर स्टेट्स जो है वो सारी अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी या हमें करंट का फ्लो चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली फ्लो कर सके। यहाँ पर चूंकि कोई भी एम्प्टी स्टेट नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बहुत ही मुश्किल है, यानी इम्पॉसिबल है। यानी 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं 0 केल्विन पे, तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। 0 केल्विन पे हमें कोई भी करंट देखने को सेमीकंडक्टर्स में नहीं मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को आगे बढ़ाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर तक हम लोग अगर टेम्परेचर को आगे बढ़ा रहे हैं, 300 केल्विन तक अगर टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो और उसको इतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिल जाए कि वो बैंड गैप के बराबर हो, तो वो क्या होगा कि वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। अब कंडक्शन बैंड में उसके पास ट्रेवल करने के लिए बहुत सारी जगह है। एक तरह से वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बिहेव करना शुरू कर देता है और हमें रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। अब मैं बात करता हूं इंसुलेटर की। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप। इंसुलेटर में फॉरबिडन बैंड गैप जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब चूंकि बैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल्ड है, कंडक्शन बैंड में अगर हमें कंडक्शन करवाना है या फिर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हमें इतनी एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ही वो यहाँ पर जंप कर सकता है और कंडक्टिविटी जो है इसमें करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन इतनी एनर्जी जनरेट कर पाना नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाकर भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ था, ठीक है, कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी हुआ करता था, लेकिन दोनों में ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर फ्री स्टेट्स भी हैं हमारे पास और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी उपलब्ध है हमारे पास। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा इजीली करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर में जो है कोई भी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है जिससे हम कंसर्न है, जिसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, उसका एनर्जी बैंड गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। अब इनकी कंडक्टिविटी किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किस तरह से एक्साइटेशन हो सकता है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने जो डिस्कस किया है बेसिकली 3 चीजें डिस्कस की हैं। पहले तो रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैंड फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, और उसके बाद जो 3 मटेरियल है हमारे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उनके बीच में हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, ठीक है। और क्या रीजन होता है कि किसी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह अच्छे से होता है और किसी में प्रवाह जो है कंडीशंस के साथ होता है और किसी मटेरियल में प्रवाह होता ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।